डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। मनरेगा के नाम और परिणाम बदलने पर बोला हमला। कहा सरकार ने मनरेगा पर चला दिया बुलडोजर। मोदी सरकार की मनमानी को नहीं करेंगे बर्दाश्त। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। वंदे मातरम पर होने वाली विशेष चर्चा पर हंगामा तय। सीएम योगी बोले पूरी तैयारी से आए मंत्री और विधायक। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम में महायुति ने किया क्लीन स्वीप। 207 सीटों पर महायुति का कब्जा। बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाविकास अघाड़ी केवल 44 सीटों पर सिमटी। झारखंड की चाईबासा इंसिडेंट के बाद जागी सरकार। 15 करोड़ से 1 महीने के भीतर खरीदे जाएंगे मोक्ष वाहन। थैले में शॉन ले जाने की घटना के बाद जागी झारखंड सरकार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। मनरेगा के नाम और परिणाम बदलने पर हमला बोला गया। सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। खास तौर पर गरीब, वंचित और अति गरीब वर्ग के लिए रोजी रोटी का बड़ा सहारा बना। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा ने गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका और लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। इससे ग्राम पंचायतें मजबूत हुई और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की, जबकि कोविड के कठिन समय में यही योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई थी। अब हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। तो आपको बता दें मनरेगा को लेकर लगातार अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से मनमाने ढंग से मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका और लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। खास तौर पर गरीब, वंचित और अति गरीब वर्ग के लिए यह रोजी रोटी का बड़ा सहारा बना। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। खास तौर पर गरीब, वंचित और अति गरीब वर्ग के लिए यह रोजी रोटी का बड़ा सहारा बना। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था। तो सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, मनरेगा को लेकर जो सियासत है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि अब मनरेगा कानून पास हो गया है। जो वीबीजी रामजी बिल था वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसको मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये सियासत और ज्यादा अभी आगे बढ़ेगी? जी जी, बिल्कुल आप सही कर रही हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद या मनरेगा का जो नया रूप आया है वो अब एक तरह से कानून बन गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस सियासत में सोनिया गांधी का जो ताजा बयान है वो एक तरह से विपक्ष की ताकत को दर्शाता है और सोनिया गांधी का कहना है कि वो सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगी और इसके खिलाफ जो मनरेगा कानून महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ वो और उनकी जो साथी दल हैं वो जबरदस्त धरना देंगे। आपको याद होगा कि मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तब आज
उसके बाद मोदी सरकार ने खादी का जो विज्ञापन डाला था, खादी उद्योग का, सरकार का जो भारतीय खादी संस्थान है, उसका विज्ञापन में महात्मा गांधी को हटा करके मोदी जी ने अपनी तस्वीर या डलवाई थी। और उसके बाद से खादी विभाग जो है वो मोदी के साथ साथ गांधी जी की भी तस्वीर यूज करता है, लेकिन मोदी को प्रमुखता से वो छापा गया था। उस वक्त भी तमाम संस्थानों और विपक्षियों ने विरोध किया था। इस बार जो है मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी के नाम से था, उससे पूरी तरह से महात्मा गांधी का नाम हटा करके जी राम जी बिल किया गया है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि इसमें ग्रामीणों के लिए एक ज्यादा रोजगार की संभावना के साथ साथ और भी कई चीजें जोड़ी गई हैं, और यह पूरी तरह से एक तरह से परिवर्तित मनरेगा है, और इसीलिए इसका नया नामकरण किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है विपक्षी दलों की जो विरोध है और तमाम तरह की असहमतियां हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मनरेगा को लेकर अब लगातार सियासत जारी है। हालांकि अब वीबीजी रामजी बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सियासत लगातार जारी है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में आज हंगामे के आसार हैं। वंदे मातरम पर होने वाली विशेष चर्चा पर हंगामा तय माना जा रहा है। सीएम योगी का बयान, पूरी तैयारी से मंत्री और विधायक आए। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष के हमलों से निपटने के लिए भाजपा ने भी पुख्ता रणनीति तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी से सदनों में आने को कहा है। सीएम ने कहा कि दोनों सदनों में विपक्ष के हर सवाल का जवाब पूरी दमदारी से देने के लिए मंत्रियों की तैयारी पूरी होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के गलत आरोपों का भी शालीनता से और तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि दोनों सदनों में अनुपूरक अनुदान मांगे पेश की जाएंगी। इस मौके पर सभी विधायक सदन में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें। सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर विधानसभा में विशेष चर्चा कराने का फैसला किया है। इस समय भी सभी विधायक सदन में मौजूद रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, आज यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने सभी को निर्देशित किया है कि पूरी तैयारी के साथ सदन में आना है। सवाल आपसे मेरा ये है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है, और वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी क्या? बिल्कुल, देखिए, सदन की कार्रवाई आज जब 11 बजे से शुरू होगी तो सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। जो वित्त मंत्री हैं सरकार के, सुरेश खन्ना, वो सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखेंगे और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ ही साथ, जैसा आपने जिक्र किया कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसको लेकर भी समय दिया गया है चर्चा के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी सदन में मौजूद रहेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज ये है कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। चाहे कोडीन युक्त सिरप का मामला हो, जिसको लेकर सरकार, विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। आपने देखा होगा 19 तारीख को जब जिस दिन सदन की शुरुआत हुई, उस दिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे वो विरोध स्वरूप पोस्टर बैनर लेकर सदन के बाहर मौजूद थे। उन्होंने कप सिरप, कोडीन कप सिरप को लेकर सरकार को घेरा था, जो पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने घेरा था। तो ये दो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आज भी सदन के बाहर सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा। सदन में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि आज सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और अनुपूरक बजट पर भी आज चर्चा होगी। और अनुपूरक बजट में क्या खास रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, सरकार जब साल का बजट पेश करती है तो बजट में तमाम जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, उनको लेकर पैसे दिए जाते हैं, पैसे का अलॉटमेंट होता है। लेकिन तमाम समय ऐसा होता है कि जब जो काम चल रहे हैं उनमें बजट की कमी आती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार अनुपूरक बजट लेकर आती है। तो यह माना जा रहा है कि तमाम जो विकास योजनाएं हैं, जहाँ पे पैसों की जरूरत है, जहाँ पर और धनराशि की जरूरत है, तो उसको लेकर अनुपूरक बजट में जिक्र होगा। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। जल जीवन मिशन है, एक्सप्रेस वे और लिंक एक्सप्रेस वे समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की
योजनाएं हैं जिनको लेकर फंड का अलॉटमेंट हो सकता है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इनके लिए धनराशि के लिए जो आज बजट पेश होगा उसमें धनराशि मुहैया कराई जा सकती है। तमाम ऐसी चीजें रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज वंदे मातरम पर भी चर्चा संभव है। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर महायुति ने क्लीन स्वीप किया है। 207 सीटों पर महायुति का कब्जा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। महाविकास अघाड़ी को केवल 44 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर अध्यक्ष पद जीतकर अपना दबदबा साबित कर दिया है। इसके मुकाबले विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी। राज्य निर्वाचन आयोग एससीसी द्वारा रविवार देर रात जारी अंतिम नतीजों के अनुसार बीजेपी 117 अध्यक्ष पद जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट ने 53 और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 37 अध्यक्ष पद जीते। एनसीपी ने कुल 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 37 पर जीत दर्ज की। पुणे जिले में भी महायुति का प्रदर्शन मजबूत रहा। यहां एनसीपी ने 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद अपने नाम किए। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों में महायुति ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पद जीते, जबकि शरद पवार गुट की एनसीपी को केवल 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 9 सीटें मिली। इनके अलावा राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं रखने वाली पार्टियों ने 4 सीटें जीती, जबकि गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के खाते में 28 अध्यक्ष पद गए। 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। महायुति ने एमवीए को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसमें महायुति को जीत मिली है, मदद मिली जीत मिलने में? जिस तरह से कल जो नतीजे आए थे, जिसके बाद 288 नगर परिषदों में, जिसमें सबसे बड़ी जो जीत है, बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, महायुति को एक अच्छी सीट मिली है, लेकिन वहीं करारा जवाब भी मिला है। वो जो अपना महाविकास अघाड़ी के जो अपना उद्धव ठाकरे हैं, उनको 9 सीटें मिली हैं, बाकी 7 सीटें मिली हैं, अन्य को भी कुछ सीटें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं करारा जवाब मिला है। ऐसा जो उम्मीद थी कि इस बार जो नगर पंचायत चुनाव होगा, जिसमें एक अच्छी जीत शामिल हो, अच्छी जीत मिलेगी उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं करारा जवाब मिला है। और इस करारे जवाब का जो है अपना विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा सीटों के जो नतीजे आए थे, उन्हीं तरह से जो इस समय के जो चुनाव के जो नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी मैच किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो फेक वोटर्स हैं उनके सहयोग से ये बड़ी जीत हासिल की गई है। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से जो है रैलियां की गई हैं, बड़े जो है चुनावी वादे किए गए थे। हालांकि उन्होंने जब सीएम के भी कई ऐसे चुनावी रैली हुए हैं जिसमें कहा गया है कि 5 साल के लिए आप हमें चुनिए, उसके बाद हम आपका पूरा डेवलपमेंट से लेकर हर समय हर चीज का जो है वहाँ पे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रैली की गई थी उसका नतीजा है कि जो अच्छे जो वोट्स हैं, अच्छे जो वहाँ पे 117 जो सीटें हैं वो मिली हैं और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो रह गई है। इसका नतीजा आगामी महानगर पालिका जो चुनाव होगा इस पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप तैयारियां किस तरह से की जाएंगी, अब इस पे भी सबकी नजर है कि महानगर पालिका के चुनाव में जो यूबीटी है और महाविकास अघाड़ी है और महायुति है, इसमें करारा टक्कर फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, महायुति इस वक्त एमवीए को बहुत पीछे छोड़ चुकी है और महायुति में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई है। अगली बड़ी खबर झारखंड से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, चाईबासा इंसिडेंट के बाद झारखंड की सरकार जाग गई है। थैले में शव ले जाने की घटना के बाद झारखंड सरकार जागी है। 15 करोड़ से 1 महीने के भीतर खरीदे जाएंगे मोक्ष वाहन। पिता थैले में बेटा का शव ले जाने के लिए मजबूर हो गया था। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में 4 महीने के एक बच्चे की मौत के बाद मजबूर पिता उसके शव को थैले में लेकर घर जाने के लिए विवश दिखे। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया, जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मानवीय और सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। मंत्री ने अब राज्य के सभी सदर अस्पतालों के लिए मोक्ष वाहनों यानी मोर्चुरी वैन की अनिवार्य खरीद का निर्देश दिया है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर राज्य के सभी जिलों में मोक्ष वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से सभी सरकारी अस्पतालों को मोक्ष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसी भी परिवार को कठिन समय में अपमानजनक या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। तो आपको बता दें, चाईबासा इंसिडेंट के बाद अब झारखंड की सरकार यहां पर नींद से जगती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चाईबासा में एक पिता मजबूरी में अपने 4 माह के बच्चे का जो शव है वो झोले में ले जाने पर मजबूर हुआ था, उसके बाद झारखंड सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, 15 करोड़ की लागत से अब 1 महीने के अंदर अंदर सभी सरकारी अस्पतालों में मोक्ष वाहन मुहैया कराए जाएंगे। ताकि किसी भी परिवार को कठिन समय में अपमानजनक या अमानवीय स्थिति का सामना ना करना पड़े। ₹15 करोड़ रुपए की लागत से सभी सरकारी अस्पतालों में मोक्ष वाहन मुहैया कराए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है। बीजेपी को 8 ट्रस्ट ने दिए 3,112 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 5 ट्रस्ट ने नहीं दिया एक भी पैसा। कांग्रेस को केवल 300 करोड़ मिले हैं। 2023-24 के मुकाबले 200% पार्टियों को अधिक चंदा मिला। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर कॉरपोरेट्स का पैसा बरस रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 3,811 करोड़ रुपए दान दिए। अकेले बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए चंदा मिला। ये कुल चंदा का 82% है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 299 करोड़ रुपए चंदा मिला। अन्य सभी पार्टियों के हिस्से में बाकी बचे 400 करोड़ रुपए आए हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग में दाखिल की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 में से 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में साल 2023-24 की तुलना में राजनीतिक दलों को करीब 200% अधिक चंदा मिला है। 2023-24 में पार्टियों को 1,218 करोड़ रुपए चंदा दिया गया था। हालांकि इस बार 4 ट्रस्ट जनहित परिवर्तन, जय हिंद और जय भारत ने 2024-25 में कोई भी चंदा नहीं दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, इस बार का जो चंदा है राजनीतिक दलों को मिलने वाला वो काफी ज्यादा बताया जा रहा है और सबसे बड़ी पार्टी देश की भारतीय जनता पार्टी को अधिक इलेक्टोरल फंड मिला है, क्या कारण माने? देखिए, चुनाव आयोग ने जो नियम निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से हर पार्टी को अपना कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दाखिल करना होता है। उसी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो सामने आई है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर कारपोरेट्स का पैसा जमकर बरस रहा है, ये बात सामने आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहले वित्त वर्ष में 2024 और 25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 3,811 करोड़ रुपए दान दिए हैं। उसमें से अकेले बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यह बताया जा रहा है कि यह कुल चंदे का 82% है। कांग्रेस इसके बाद कांग्रेस का स्थान आता है, उसको भी लगभग 300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। अन्य सभी पार्टियों के हिस्से में बाकी बचे 400 करोड़ रुपए आए हैं। यह जानकारी जो जैसा कि मैंने बताया चुनाव आयोग में दाखिल की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में सामने आई है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चुनावी खर्चे में पार्टियों के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो कम खर्चे करें। उनके पास कारपोरेट्स की ओर से जमकर के पैसा बरस रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, इसलिए उसके हिस्से में सबसे ज्यादा चंदे की रकम आई है। लेकिन कांग्रेस को 5 ट्रस्टों में एक भी 5 ट्रस्टों की तरफ से पैसा नहीं मिला है, इसका मुख्य कारण क्या माने? देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्षी पार्टी है और कई राज्यों में उसकी सरकारें नहीं है, तो कारपोरेट्स आमतौर पर
उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं या चंदा देने में आगे रहते हैं, जिनसे उनके आर्थिक हित सधते हों। जो सरकार में जो लोग होते हैं, जो पार्टी होती हैं, कारपोरेट्स के लिए एक तरह से उनके पक्षधर नीतियां बनाई जाती हैं ताकि कारपोरेट्स को भी फायदा होता है। ऐसे में कारपोरेट्स उन्हीं दलों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके लिए, उनके पक्ष में नीतियां बनाने में सक्षम हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को 8 फंड की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा मिला है। अगली बड़ी खबर बिहार से इस वक्त के आपको बता रहे हैं, बिहार के सरकारी अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर है। अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया है। बत्ती गुल और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज हुआ है। बिहार के गोपालगंज स्थित मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आई है। बिहार के गोपालगंज स्थित मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर इन दिनों दीपक तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। जिले का यह सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहा है, जहां आलीशान बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और करोड़ों की लागत से आधुनिक मशीनें भी लगा दी गई हैं, लेकिन बुनियादी जरूरत यानी बिजली की मुकम्मल व्यवस्था अब तक सुधर नहीं पाई है। आलम यह है कि बिजली कटते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है और डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करने को विवश है। गोपालगंज सदर अस्पताल के इस बदहाली का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सदर अस्पताल के कई मंजिला भवन में बिजली गुल है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर महिला और बच्चे वार्ड तक हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा है। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट में मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं और पर्चियां लिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, एक तरफ तो बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो भी आम जनता को नहीं मिल पा रही है। ये सदर अस्पताल है, मॉडल कहा जा रहा है गोपालगंज में, लेकिन मोबाइल टॉर्च जलाकर यहाँ पे डॉक्टर इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी? जी देखिए, बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग जो है उसको लेकर जो है लाखों दावे करते हैं कि हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है समय समय डॉक्टर की बहाली कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है उसको और भी सुविधा दे दे के जो है हॉस्पिटल को ये करे, मगर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है उसमें आज भी जो है सुविधा की जो है अभाव रहता है, चाहे जैसे मेडिसिन हो या फिर लाइट की सुविधा हो या ऑपरेशन थिएटर हो, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है अभी भी कमी है बिहार सरकार में। साथ ही साथ जो लगभग जो है जो दवाई माफिया है वो भी लगातार जो है सरकार के साथ मिलकर जो है वो अपना काम करे। जैसे मेडिसिन में जो है जो दवाई हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं वो जस्ट गेट के बाहर के मेडिसिन दवाई में जो है वो दवाई मिलते हैं और डॉक्टर के द्वारा भी वही दवाई ज्यादातर दिखा गया है जो हॉस्पिटल में नहीं मिलते। तो ऐसे में जो है लगातार जो है ये बिहार सरकार जो भी अपना कदम उठाती है और बीच बीच में कुछ डॉक्टर को पकड़े भी गए जो समय पर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो उसमें जो है कार्रवाई भी करती है, मगर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र हो या सदर अस्पताल हो या जो अनुमंडल ये हो ब्लॉक लेवल पर हो, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी कमी है। और ऐसे में जो गोपालगंज की जो घटना है वो देखकर जो ये लगता है कि जो टॉर्च जला के जो ऑपरेशन थिएटर में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बिहार सरकार में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गोपालगंज का जो सदर अस्पताल है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जो डॉक्टर हैं वो मजबूर हैं मोबाइल टॉर्च जलाकर इलाज करने में। तो आपको बता दें, जिस तरीके से गोपालगंज के सदर अस्पताल से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कई सवाल अपने आप में खड़े करती हुई नजर आ रही है। लगातार बिहार सरकार की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन गोपालगंज का ये मॉडल सदर अस्पताल मोबाइल टॉर्च में इलाज करने के लिए मजबूर नजर आ रहा है। जब बत्ती गुल हो जाती है तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वायरल वीडियो में जिस तरीके से गोपालगंज के सदर अस्पताल का ये वायरल वीडियो है, जहां पर बत्ती गुल होने के बाद जो डॉक्टर हैं वो मजबूर हैं मोबाइल टॉर्च जलाकर इलाज करने में और पर्ची लिखकर मरीजों को देने में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है, जो कि
लगातार मोबाइल टॉर्च से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।